स्टार्ट करें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को। सेकंड लाइन कंप्लीट थी। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के कंपोनेंट कौन से थे? कौन कौन से डब्ल्यूबीसी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हिस्सा लेते हैं? एक फेगोसाइट्स, उसमें से मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स, और दूसरे नेचुरल किलर साइटोटॉक्सिक टी सेल। ओके, आप देखेंगे कि मैक्रोफेज का क्या रोल है थर्ड लाइन में, और आप देखेंगे साइटोटॉक्सिक सेल का क्या रोल है थर्ड लाइन में। यहां पे हम साइटोटॉक्सिक को पढ़ रहे हैं, यहां पे साइटोटॉक्सिक सेल स्पेसिफिक नहीं है, वहां पे स्पेसिफिक बन जाएंगे, देखना। और हम पढ़ेंगे कि जो मैक्रोफेज है वो कैसे रोल प्ले करता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, है सेकंड का। तो कोई बी रेडी हैं? स्टार्ट करें, आ जाएं भाई, आ जाएं। हम स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से कि जो थर्ड लाइन है डिफेंस की, थर्ड लाइन है डिफेंस की, वो टॉप ऑफ द इम्यूनिटी है। थर्ड लाइन इज स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक नेचर की है। पर्टिकुलर पैथोजन को पर्टिकुलर सेल किल करेगा, वो सेल किसी और पैथोजन को किल नहीं करेगा। बाकी डिटेल में देखेंगे। स्पेसिफिक होने के अलावा अडॉप्टिव है, पढ़ाया था मैंने। फर्स्ट और सेकंड लाइन क्या है, इनेट है या अडॉप्टिव है? इनेट हैं दोनों के दोनों। थर्ड लाइन कंप्लीटली अडॉप्टिव है, आफ्टर बर्थ है, ठीक हो गया। अडॉप्टिव है, सीखनी होगी। पैदा हुए नए बच्चे में ये इम्यूनिटी नहीं होगी। जिस पैथोजन को फेस करेगा उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जो क्रिएट हो रही है उसको हम थर्ड लाइन कह रहे हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में दो किस्म के सेल्स होंगे। एक सेल ऐसे होंगे जो डायरेक्ट पैथोजन को किल करेंगे खुद, यानी वो इम्यूनिटी होगी सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी थर्ड लाइन की जिसमें सेल डायरेक्ट पैथोजन को किल करे उसे हम कहेंगे सेल लेवल की इम्यूनिटी। और जो दूसरा फेज होगा उसे कहेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमर का मतलब है प्लाज्मा, प्लाज्मा पार्ट है ब्लड का। तो डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडी, वो पड़ी रहेगी कहां पर? ब्लड में। क्या पड़ा रहेगा ब्लड में? क्या पड़ा रहेगा ब्लड में? एंटीबॉडी। किसने पैदा की? इस डब्ल्यूबीसी ने। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है पैथोजन को खुद नहीं किल करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। वो एंटीबॉडी किल करेगी किसको? पैथोजन को। अब एंटीबॉडी कहां है? ब्लड के प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा को हम ह्यूमर कहते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब जिसमें इम्यूनिटी पड़ी हो प्लाज्मा में, यानी ब्लड बेस्ड इम्यूनिटी, प्लाज्मा बेस्ड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी। इसमें डब्ल्यूबीसी किल नहीं करेगा, एंटीबॉडी पैथोजन को किल करेगी, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ह्यूमोरल। पुराने जमाने में इसको ह्यूमोरल ही कहते थे।
मगर अब इसको ह्यूमोरल या प्लाज्मा भी कहते हैं, मगर स्पेसिफिकली एंटीबॉडी बेस्ड कहते हैं। क्यों? आप कहेंगे सर कंप्लीमेंट सिस्टम की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब, अब कंप्लीमेंट सिस्टम भी ह्यूमोरल है, ब्लड में है, तो इंटरफेरॉन भी ब्लड में है। तो आप कहेंगे नहीं सर, अब इसके लिए बेस्ट जो टर्म है वो है एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी। सही? तो ये एंटीबॉडी बेस्ड जो इम्यूनिटी है ये परफॉर्म करेगा कौन सा? WBC, बी सेल। बी सेल बोन मेरो में पैदा होकर बोन मेरो में ही एक्टिवेट होगा, इसीलिए इसको बी सेल कहते हैं। और ये जो सेल हैं जो डायरेक्ट पैथोजन को किल करेंगे, ये सेल्स होंगे टी सेल्स। टी सेल का मतलब है ये सेल एक्टिवेट होंगे थाइमस में, बोन मेरो में प्रोड्यूस होंगे दोनों, या लिम्फोइड टिश्यू में प्रोड्यूस होंगे, मगर एक्टिवेट होंगे ये थाइमस में, ये एक्टिवेट होंगे बोन मेरो में। तो टी सेल कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा? सेल मीडिएट। और बी सेल कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा? एंटीबॉडी बेस्ड। ये दो चीजें हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। यहां तक क्लियर है? चलें आगे। चलो भाई, चलो भाई चलते हैं आगे। ये आ गया प्रीकसर सेल्स इन बोन मेरो। कहां पे बनेंगे सेल? ये सेल हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सेल है जो डिवाइड होकर बनाएगा टी सेल और बी सेल। मैंने पढ़ाया था ना WBC के टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट, याद करें। ग्रेन्युलोसाइट इंक्लूड बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसेनोफिल, और ए ग्रेन्युलोसाइट इंक्लूड मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। फिर मोनोसाइट से मैक्रोफेज बना, लिम्फोसाइट से बी सेल एंड टी सेल बने। यहां तक क्लियर है? ओके 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 ओके। लिम्फोसाइट के दो बच्चों के नाम बताएं। लिम्फोसाइट के दो बच्चों के नाम बताएं। महम अयाज, आप बताएं, आप सवाल पूछ रही हैं ना। टी एंड बी सेल। मोनोसाइट जब बड़ा हो जाएगा तो क्या कहेंगी आप उसको? मैक्रोफेज। बस यही बात थी। चलो आ जाएं भाई। अब यहां पे जो मैंने चार्ट बनाया है ये, बल्कि बना हुआ लिया है, तो यहां पे ये बी सेल आगे पढ़ाऊंगा मैं, ये अभी एडवांस में दिखा रहा हूं। जो टी सेल है आगे जाकर डिवाइड होकर चार किस्म के सेल बनाएगा। एक को हम कहेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल, याद है सेकंड लाइन वाला? साइटोटॉक्सिक, नेचुरल किलर। इसका थर्ड लाइन में रोल है, यहां पे स्पेसिफिकली पैथोजन को किल करेगा। किससे बनता है ये? किससे बनता है? टी सेल से बनता है। टी सेल जब डिवाइड होगा तो ये चार किस्म के सेल बनाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। साइटोटॉक्सिक टी सेल डिस्ट्रॉय करेगा कैंसर सेल को और वायरल इन्फेक्टेड सेल को, पढ़ा हुआ है भाई आपको। दूसरा सेल बनाएगा टी सेल, हेल्पर टी सेल। ये इसकी हेल्प करेगा, देखेंगे कैसे हेल्प करेगा। इसकी तो हेल्प करेगा ही करेगा, बी सेल की भी हेल्प करेगा, पता नहीं कैसे। हेल्पर टी सेल बी और टी सेल की हेल्प करेगा। सप्रेसर, तीसरा सप्रेसर। सप्रेसर क्या करेगा? जब ये काम करेंगे, जब पैथोजन को मार लेंगे तो ये इनको सप्रेस करेगा। बस करें भाई, छोड़ दें। अब क्या बचा है जो अब आप काम करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा, ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। और मेमोरी टी सेल, ये चारों टी सेल के टाइप हैं। ये पैथोजन को किल करेगा, ये उसकी हेल्प करेगा, पता नहीं कैसे।
ये इन दोनों को चुप करवाएगा जब पैथोजन खा लिए जाएंगे, और ये याद करके लक्ष्य रखेगा पैथोजन को, अच्छा ये पैथोजन है, मेरे भाइयों ने तीनों ने पैथोजन को मारा है, दोनों ने, इसने छुड़वाया है, बस भाई खत्म हो गया, मरे हुए को ना मारे। तो ये जो है मेमोरी सेल ये याद करके रह जाएगा। ये आप पढ़ेंगे लॉन्ग लिव्ड है, ये तीनों शॉर्ट लिव्ड हैं, ये मर जाएंगे, आप देखेंगे मैं पढ़ा रहा हूं। ये लॉन्ग लिव्ड ये मार कर मर जाएंगे, ये बचेगा, फिर जब भी वो पैथोजन आएगा तो उस पैथोजन को ये पहचान लेगा मेमोरी टी सेल, और ये डिवाइड होकर ये सेल बनाएगा और पैथोजन को किल करेगा। फिर बी सेल में आए तो बी सेल के टाइप हैं दो, मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा क्लोन सेल। प्लाज्मा क्लोन सेल या प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल में से प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी, हमने कहा ना बी सेल कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, एंटीबॉडी बेस। तो ये बी सेल का प्लाज्मा सेल बेटा, बी सेल के कितने बेटे हैं, दो, मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा बी सेल, दो टाइप के बेटे हैं। जो प्लाज्मा बी सेल है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और ये याद कर लेगा पैथोजन को, ये शॉर्ट लिव्ड होगा, मर जाएगा पैथोजन को मारकर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके, और ये बच जाएगा, ये याद रख लेगा पैथोजन को, फ्यूचर में मेमोरी होगी। जब फिर पैथोजन आएगा तो ये डिवाइड होकर प्लाज्मा क्लोन सेल बनाकर एंटीबॉडी बनाकर पैथोजन को किल करेगा। भाई ठीक हो गया यहां तक? ये तो मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको, इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। ये देखें बोन मैरो में स्टेम सेल से सेल बने हुए हैं, ये बोन मैरो से बनकर ये देखें इमेच्योर है लिम्फोसाइट, यानी ये लिम्फोसाइट है आपका, स्टेम सेल से ये लिम्फोसाइट बने, ये स्टेम सेल है, इससे लिम्फोसाइट बने हैं। ये एक जा रहा है ब्लड में, थाइमस में एक्टिवेट हो रहा है, उसको हम टी सेल कहते हैं, सेल मीडिएट इम्यूनिटी में रोल प्ले करेगा। और दूसरा बोन मैरो में रहकर ही एक्टिवेट होगा। अब एक्टिवेट कैसे होगा मैं पढ़ाऊंगा, इसको हम बी सेल कहेंगे और ये ह्यूमरल इम्यूनिटी में रोल प्ले करेगा। ओके, अब ये जाकर लिम्फ नोड में काम करेंगे, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, लिम्फ नोड में काम करेंगे। चलो भाई, अब मुझे क्या करना है, ये उसी पेज पर आ गए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का ओवरव्यू था, ये क्लियर है। अब स्टार्ट करूं कि सेकंड लाइन से थर्ड कैसे शुरू होगा, चलें भाई। आ जाएं। अब आपके पास एक टॉपिक है मोनोसाइट का रोल इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। आप तो ये आप बताएंगे मुझे, मैं क्या बताऊंगा, आप बताएंगे, मैं पूछता जाऊंगा, समझें। आप कहेंगे सर मोनोसाइट बना था कहां पे, बोन मैरो में लिम्फोसाइट से 10 से 20 घंटे लेकर ये चला गया था ब्लड के अंदर, याद है ना, और ब्लड में घूम रहा था, ब्लड में जाकर थाइमस से होके आया है, ब्लड में जाकर ये जो थाइमस से नहीं होके आया है, बीस मेमोरी ये मोनोसाइट है, ब्लड में घूम रहा है। जहां भी इंफेक्शन होगा, हमने पढ़ा था लिवर में, लंग्स में, लिम्फ नोड में, किडनी में या स्प्लीन में कोई भी मसला होगा तो ये ब्लड को छोड़कर इन रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स में चला जाएगा। यहां तक भी याद है।
फिर इन ऑर्गन के अंदर जाकर ये मोनोसाइट जो छोटा है, बोन मेरो में बना, ब्लड में गया, लिवर लंग्स वगैरह इनमें से जाकर ये हो गया बड़ा। तो जब बड़ा हो गया तो हमने इसको कह लिया अब मैक्रोफेज, और आपने पढ़ा था मैक्रोफेज बनकर ये पैथोजन को किल कर देगा। किल करने के बाद उसकी एंटीजन को छोड़कर बाकी को लाइसोसोम सीक्रेट करके डाइजेस्ट कर लेगा। एंटीजन का क्या कर लेगा बताएं, बताएं एंटीजन का क्या कर लेगा बताएं। आप कहेंगे सर ये बन जाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मतलब ये पैथोजन की एंटीजेंस को अपने ऊपर लगा देगा, तो ये कहलाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। फिर क्या करेगा बताएं कमेंट में। दूसरा काम क्या करेगा, आप कहेंगे सर इंटरल्यूकिन 1 सीक्रेट करेगा। इंटरल्यूकिन 1 सीक्रेट करेगा। इंटरल्यूकिन 1 का क्या काम है बताएं, कमेंट में बताते जाएं, मैं आपके आसरे हूं। आप कहेंगे सर इंटरल्यूकिन 1 एक काम है फीवर करना, बुखार करना, इंटरफेरॉन की सिक्रेशंस को बढ़ाना, इंटरफेरॉन्स की सिक्रेशन को बढ़ाना। और इंटरल्यूकिन का काम है मोनोसाइट को मैक्रोफेज में कन्वर्ट करवाना, मोनोसाइट को स्टिमुलेट करना। आ जाएं भाई जल्दी आ जाएं, मैंने पैथोजन देखा है, आके खा लें आप, मैं अकेला हूं। फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोफेज, स्टिमुलेशन ऑफ मोनोसाइट टू कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेज फॉर द फेगोसाइटोसिस एट देयर साइट ऑफ इंफेक्शन। तो ये 3 काम तो हमने पढ़े थे। इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन्स जब भी इंफेक्शन होता है, बुखार होता है, तो इंटरफेरॉन, पानी तो पिया रकार, इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होते हैं। ओके, उसके अलावा इंटरल्यूकिन का काम अब सुने, अब थर्ड लाइन से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, अब से बात शुरू। ये इंटरल्यूकिन 1 क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। प्रोड्यूस कहां पे हुआ है, मैक्रोफेज से। मैक्रोफेज कहां पे है, जहां पे इंफेक्शन हुआ है, इन रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स में। तो ये इंटरल्यूकिन अट्रैक्ट करके आएगा। इंटरल्यूकिन 1 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किसको, इस सेल को। इस सेल का नाम है हेल्पर टी सेल। मुझे बताएं कौन सी इम्यूनिटी का है, थर्ड लाइन का है, सेकंड लाइन का है ये हेल्पर टी सेल? थर्ड का। बी सेल का बेटा है या टी सेल का बेटा है? टी सेल का। ओके, हेल्पर टी सेल कैसे अट्रैक्ट हुआ, इंटरल्यूकिन को देखा इसने देखा, अरे भाई इंटरल्यूकिन, इसका मतलब है इन्फेक्शन हुआ है। इसने पीछा किया इंटरल्यूकिन का, तो इंटरल्यूकिन का बहुत तादाद जहां पे मिलता गया वो वहां पे जाता गया। इंटरल्यूकिन का ज्यादा तादाद कहां पे होगा, आप कहेंगे जहां पे मैक्रोफेज होगा, जहां पे पैथोजन होंगे। ओके, तो ये कहां पे पहुंच जाएगा, वहां पर जहां पर पैथोजेंस हैं, जहां पर मैक्रोफेज है। कौन सा मैक्रोफेज, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। आप कहेंगे सर ये पहुंच गया हेल्पर टी सेल। कौन पहुंच गया, ये हेल्पर टी सेल के पास एक रिसेप्टर होता है, इसका नाम है CD4 रिसेप्टर। क्या नाम है रिसेप्टर का, CD4 रिसेप्टर। इस रिसेप्टर के थ्रू इस एंटीजन को सेंस करता है, यानी कॉम्प्लेक्स बनता है किसका, टी हेल्पर सेल के रिसेप्टर का, और मैक्रोफेज के ऊपर जो बैक्टीरिया की एंटीजन लगी हुई है उसका। तो आप कहेंगे ये बन गया टी। अच्छा, इस रिसेप्टर को मैं ऐसे कह सकता हूं, टी सेल रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर को टी सेल रिसेप्टर। ओके, टी सेल रिसेप्टर यानी CD4 रिसेप्टर और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया टी सेल रिसेप्टर और एंटीजन का, मैक्रोफेज पे लगी हुई बैक्टीरिया की एंटीजन का, तो मुझे बताएं
इस सेल को क्या इंफॉर्मेशन मिली? मैक्रोफेज की इंफॉर्मेशन मिली या पैथोजन की इंफॉर्मेशन मिली? बताएं कमेंट में जल्दी। भाई एंटीजन, एंटीजन, गुड, सही कहा आपने, सही कहेंगे आप। एंटीजन पैथोजन की है, तो इसको नाम पता चल गया पैथोजन का। अगर मैं मिसाल देता हूं, पुलिस वाले को आप फोन करें कि या बताएं, क्या बताएंगे कौन सी गाड़ी को पकड़ना है? गाड़ी का फोटो भेजेंगे या गाड़ी का नंबर भेजेंगे? बताएं जल्दी। नंबर, नंबर, ये नेम प्लेट काम की है। तो ये जो टी सेल है, ये इसका नंबर यानी CNIC यानी नाम, नेम प्लेट पढ़ लेता है और एक्टिवेट हो जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन आ गई, मतलब ये एक्टिवेट हो गया, इसको पता चला अरे ये पैथोजन आया है, ये एंटीजन वाला। तो ये अब क्या करेगा? अब ये हेल्पर टी सेल कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हो गया, क्या हो गया? एक्टिवेट। इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन। किसको कहा एक्टिवेशन? इंफॉर्मेशन मिलने को। कब मिली? जब कॉम्प्लेक्स बना एंटीजन रिसेप्टर का। अब ये क्या करेगा? अब कहेगा मुझे ये एंटीजन दो। क्यों भाई दो? ये कहेगा ये मेरे पास एक प्रोटीन है। कौन कह रहा है? ये ग्रीन वाली प्रोटीन है, टी हेल्पर सेल कह रहा है। इस प्रोटीन के साथ मुझे ये एंटीजन लगा के दो। तो ये एंटीजन यहां से निकली, यहां पे अटैच हो गई। अब इस प्रोटीन का क्या नाम है? इस ग्रीन वाली प्रोटीन का क्या नाम है जिसके साथ मैक्रोफेज से बैक्टीरिया की पैथोजन आकर चिपक गई? इस प्रोटीन का नाम है मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स किससे बनाया है इस मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन ने? एंटीजन के साथ। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले बना रिसेप्टर और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स, इसे हमने कहा एक्टिवेशन। फिर एंटीजन को यहां से तोड़कर यहां पे जोड़ा गया। किस पे जोड़ा गया? टी सेल पर, टी सेल के प्रोटीन पर। उस प्रोटीन का नाम है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि टी सेल रिसेप्टर CD4 रिसेप्टर के साथ है। पैथोजन एंटीजन ऑन मैक्रोफेज थी, वो अब लाई गई टी हेल्पर सेल के पास। अब टी हेल्पर सेल के पास आ गई एंटीजन। जैसे ये एंटीजन आ गई तो ये रिलीज करेगा एक केमिकल। हेल्पर टी सेल क्या करेगा? ये कौन सा सेल है बताएं मुझे? ये कौन सा सेल है जो मैंने ये बनाया है? आप कहेंगे ये सेल है हेल्पर टी सेल। इसको एक्टिवेट कर रहा है ये मैक्रोफेज बाय यूजिंग इंटरल्यूकिन 1। ओके, क्या क्या हुआ? इंटरल्यूकिन 1 सीक्रेट हुई, अट्रैक्ट करके आई, रिसेप्टर और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंटीजन और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स बना। फिर इसने हेल्पर टी सेल ने सीक्रेट किए केमिकल्स। उस केमिकल का नाम है इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 1 किसने सीक्रेट की? 2 किसने सीक्रेट की? रटा लगा दें जल्दी, आगे मैं फिर चलूंगा। वन किसने भाई? 1 किसने सीक्रेट की? इंटरल्यूकिन, मैक्रोफेज ने। और 2? MHC समझो वरी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टी सेल के ऊपर रिसेप्टर के साथ एक प्रोटीन है।
अच्छा सुने 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 सुने, मैं गलती कर रहा हूं, सुने। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मैक्रोफेज पे है। अब मुझे बताएं, मैंने कल पढ़ाया था मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बात सुने, गौर से सुने, बिग मिस्टेक ये नहीं है, बाकी चीजें सही हैं, ये नहीं है, बाकी चीजें सही हैं। क्या सही है, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मैक्रोफेज पर होती है। किस पर होती है भाई? अगर कल वाली बात याद है तो आप आज नहीं भूलेंगे। मैक्रोफेज ने एंटीजन किससे ली थी बताएं? पैथोजन से। तो उस मैक्रोफेज ने MHC के ऊपर वो एंटीजन लगाई थी। ठीक है ना? ओके, चलें आगे। बाकी इंटरल्यूकिन ने हेल्पर टी सेल को अट्रैक्ट किया, टी सेल रिसेप्टर और मैक्रोफेज पे पैथोजन की लगी हुई एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बन गया, तो मैक्रोफेज एक्टिवेट हो गया। उसके बाद इसने सीक्रेट की इंटरल्यूकिन 2। रिपीट क्या कर रहा हूं फिर मैं, इंटरल्यूकिन 1 सीक्रेट की किसने? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेज ने। इंटरल्यूकिन 1 ने वो भी काम किए और ये भी काम किया, हेल्पर टी सेल को अट्रैक्ट किया। हेल्पर टी सेल जब इन्फेक्टेड एरिया के पास पहुंचा तो मैक्रोफेज से मिला, इसके रिसेप्टर ने मैक्रोफेज पे लगी हुई एंटीजन से कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स बन गया टी सेल रिसेप्टर और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स, टी सेल रिसेप्टर और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स, ये हो गया एक्टिवेट। पता चला इसको कि अच्छा ये एंटीजन है, तो इसने सीक्रेट की क्या? इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 किसने सीक्रेट की? हेल्पर टी सेल ने। अब ये इंटरल्यूकिन 2 क्या करेगी, गौर से सुने। एक तो ये अट्रैक्ट करके आएगी बी सेल को, इसको अट्रैक्ट करके आएगी बी सेल को। कहां पर? इन्फेक्टेड एरिया पर। इन्फेक्टेड एरिया है कौन सा है, कमेंट में बताएं जल्दी में। बी सेल को कहां पे अट्रैक्ट करके आएगी बताएं, एक काम इसका, जहां पे मैक्रोफेज है, जहां पे टी सेल है, वहां पे इंटरल्यूकिन 2 बी सेल को अट्रैक्ट करके आ रही है। और इंटरल्यूकिन 2 का दूसरा काम बी सेल्स को डिवाइड करवाना और टी सेल्स को डिवाइड करवाना। इन दोनों की क्या करवाना? डिवीजन। क्यों भाई? इंटरल्यूकिन 2 बी सेल को अट्रैक्ट कर रही है भाई, ये बताने के लिए कि ये पैथोजन है, आप इसको एंटीबॉडी बना के मारें। गौर से सुने मेरी बात, ओरल थेम बता रहा हूं। टी हेल्पर सेल को बुलाकर क्यों बताया कि ये पैथोजन है? कि ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी शो करे, पैथोजन को खाए। मतलब ये टी हेल्पर सेल अब डिवाइड होकर क्या बनाएगा? आप कहेंगे सर ये बनाएगा मेमोरी सेल, याद है टाइप, मेमोरी सेल, सप्रेसर सेल और कौन सा? साइटोटॉक्सिक टी सेल। और इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट हुई, इसने बी सेल को बुलाया। बी सेल को कहां पे बुलाएगा? मैक्रोफेज के पास। तो मैक्रोफेज इसको भी बताएगा ये पैथोजन है। क्या कहेगा मैक्रोफेज इसको? जो आपका काम है वो करो। कौन सा? इसका काम क्या है बी सेल का? एंटीबॉडी बनाना, मगर डिवाइड होकर। तो बी सेल को अट्रैक्ट किसने किया? इंटरल्यूकिन 2 ने। और अट्रैक्ट करने के बाद इसको डिवाइड भी कौन करवाएगा? इंटरल्यूकिन 2। अट्रैक्ट भी इंटरल्यूकिन 2 ने किया, डिवाइड भी इंटरल्यूकिन 2 करवाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो क्या बनेगा? प्लाज्मा क्लोन सेल और मेमोरी बी सेल। 2 टाइप बी सेल के 2 बेटे। इनमें से अब एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करेगा बताएं, कमेंट में बताएं तो आगे चलूं। प्लाज्मा ये एंटीबॉडी बनाएगा और एक हार के अंदर 10 मिलियन एक हार के अंदर या 10 मिलियन से ज्यादा एंटीबॉडी बनेगी प्लाज्मा क्लोन सेल से। तो ओवरऑल बात मुझे समझानी ये है कि
टी सेल को एक्टिवेट करना यानी बताना कि पैथोजन ये हैं, और बी सेल को बताना ये किसका काम है, मैक्रोफेज का। जैसे आपने क्या पढ़ा कि टी सेल रिसेप्टर और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो बी सेल के रिसेप्टर को कहेंगे बी सेल रिसेप्टर, और मैक्रोफेज पे लगी हुई एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक हो गया यहां तक? आगे चलें। कमेंट में बताएं तो मैं आगे चलूं। अच्छा मुझे बताएं, अगर बैक्टीरिया होगी बॉडी में तो इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस होगी, वो टी सेल को अट्रैक्ट करेगी, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होने के बाद बी सेल को अट्रैक्ट करेगा बाय यूजिंग क्या, टी हेल्पर सेल बी सेल को अट्रैक्ट करेगा बाय प्रोड्यूसिंग व्हाट, बाय प्रोड्यूसिंग क्या, इंटरल्यूकिन 2। यहां तक आपका क्लियर है? बुक में लिखला है तो छा बुक में लिखला, क्या लिखा हुआ है बुक में, बताएं जल्दी। पता नहीं किसका कमेंट था। टी सेल 4 टाइप के सेल प्रोड्यूस करता है। हाँ सही है ना कशिश बत्रा, एक खुद है टी सेल और ये 3 और पैदा करेगा, ये खुद जैसे भी बनाएगा ना भाई, पढ़ा था ना हमने। यानी जो टी सेल था वो हेल्पर टी सेल है जिससे 4 बेटे बनेंगे, एक खुद हेल्पर टी सेल और 3 दूसरे। ओके अभी आगे चले, मेरी बात सुने। अभी टी सेल का काम थोड़ा बताएं। ओहो एमएचसी किए ठांदो, एमएचसी किए न ठांदो, एमएचसी कैसे बनेगा ये बात। एमएचसी होगा सेल मेम्ब्रेन पर, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होगा। ये आप बुक में देखें तो, मुझे भी आपने भुला दिया है अभी, ये टी हेल्पर सेल पर है या मैक्रोफेज पर है, ये कंफर्म करके बताएं। आप पहले कंफर्म कर रहे थे। प्रोटीन है, मैक्रोफेज पर होगी, पक्का ना? मैक्रोफेज, हाँ ओके चलो सही है, ठीक है, यहां तक फिर क्लियर है। आगे चलें। अब क्या पढ़ना है पता है? अब क्या पढ़ना है? बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। अब ये चीजें समझनी है कि जो टी सेल एक्टिवेट हो गया, वो डिवाइड होगा मेमोरी सेल्स में और सप्रेसर टी सेल में और हेल्पर टी सेल्स में
और साइटोटॉक्सिन टी सेल में। अब ये क्या करेगा, ये पैथोजन को किल करेगा। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ा था हमने कि ये वायरली अफेक्टेड सेल्स को किल करता है और कैंसरस सेल को किल करता है। यहां पे भी ये स्पेसिफिक हो गया है, किसको किल करेगा, जिसकी इंफॉर्मेशन इसको मिली थी, इस टी सेल को इंफॉर्मेशन मिली थी ना, एंटीजन की इंफॉर्मेशन मैक्रोफेज से मिली थी, उस पैथोजन को किल करने का काम करेगा साइटोटॉक्सिक टी सेल। और अब आपकी बारी है मुझे पढ़ाने की, सुने। अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल थोड़े हैं, पैथोजन ज्यादा हैं, तो मुझे बताएं हेल्पर टी सेल का क्या काम है, क्या प्रोड्यूस करना, इंटरल्यूकिन, यही है ना। कौन सी, इंटरल्यूकिन 2। तो ये इंटरल्यूकिन 2 क्या करेगी बताएं, अब क्या करवाती है। आप कहेंगे सर इसका काम पड़ा था डिवीजन करवाना, किसकी, बी सेल्स की और टी सेल्स की। यानी ये जो टी सेल है इसको करेगी और डिवाइड हो जा, हमारे भाई पैदा कर, यानी साइटोटॉक्सिक हेल्पर सप्रेसर और मेमोरी सेल पैदा कर। स्पेशली कौन सा सेल पैदा करवाएगी बताएं। हाँ भाई अब बताएं, अब यहां पे स्पेशली कौन सा सेल पैदा करवाएगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल। वेरी गुड मैक्स सावलानी, सनिया वेरी गुड, वेरी गुड। रुकैया मजीद, चले आ जाएं। साइटोटॉक्सिक टी सेल को के नंबर को कौन बढ़ाएगा भाई, कमेंट में बताएं कौन बढ़ाएगा नंबर को। हेल्पर टी सेल क्या प्रोड्यूस करके, इंटरल्यूकिन 2। तो हेल्प किसकी की इसने, साइटोटॉक्सिक टी सेल की। पैथोजन को किल करवाने के लिए आर्मी बढ़ा दी। जब ये पैथोजन सारे किल हो जाएंगे, ऑल पैथोजन किल हो जाएंगे, तो क्या होगा, तो इसका काम शुरू। ये एक केमिकल प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम आप लेंगे लिम्फोकाइंस। ये लिम्फोकाइंस ऐसा केमिकल होगा जो सप्रेसर टी सेल पैदा करेंगे। ये सप्रेस करेगा 2 सेल्स को। बताएं कौन से 2 सेल्स को सप्रेस करेगा, कमेंट प्लीज। जो काम कर रहे थे ये दोनों, इनको कहेगा भाई पैथोजन सारे गए, अब फालतू में क्या काम कर रहे हैं आप, रुक जाएं। इंटरल्यूकिन 2 भी प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, ये भी थक जाएंगे, शॉर्ट लिव्ड है, मर जाएंगे। तो सप्रेसर भी मर जाएगा, शॉर्ट लिव्ड है। मैंने बताया था ये तीनों शॉर्ट लिव्ड हैं। बाकी बचा मेमोरी सेल। जब 5 दिन के अंदर, 5 साल के अंदर, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, पूरी उम्र में कभी भी फिर वही पैथोजन वही एंटीजन वाला आए तो फर्स्ट लाइन से काम रीस्टार्ट करेंगे, या मेमोरी सेल को वो पैथोजन याद है। तो ये डायरेक्टली इधर से स्टार्ट करेगा काम। क्या करेगा, मेमोरी सेल डिवाइड होकर अपने भाई पैदा करेगा तीनों। आगे फ्यूचर की इम्यूनिटी में कौन भाई पैदा करेगा, मेमोरी सेल। और स्पेशली कौन सा भाई पैदा करेगा सबसे ज्यादा, साइटोटॉक्सिक। फिर हेल्पर साइटोटॉक्सिक के नंबर को और बढ़ा सकता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ पैथोजन पर। और सप्रेसर इन दोनों को फिर सप्रेस करेगा, फिर ये मर जाएंगे, फिर ये बच गया। ये हो गया लॉन्ग लिव्ड। यहां तक क्लियर? इज देयर एनी कंफ्यूजन स्टिल नाउ? ओके सर, ओके सर, ओके सर। चलें अभी ये टी सेल का काम तमाम, सारा किस्सा पढ़ लिया टी सेल का।
ये हमारी हो गई कौन सी इम्यूनिटी? सेल मीडिएट इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी हो गई? सेल मीडिएट पूरी हो गई। अब अगर कोई बच्चा मुझे कमेंट में बताए कि जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है उसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एंटीबॉडी बेस्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी से क्या पढ़ा है? ये पढ़ा है कि जो बी सेल है उसका रोल है, और ये जी छा कयूं अतर छा कयूं बस आए कमकार आए तो हुकुम कयो ना न निभायो, ठीक है, मेहनत कयो। बी सेल लिम्फोकाइंस के बारे में बताएं। लिम्फोकाइंस आर दी केमिकल सीक्रेटेड बाय सप्रेसर सेल। लिम्फोकाइन सप्रेसर सेल पैदा करेगा। ये लिम्फोकाइंस इस सेल को, हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिन को सप्रेस करेंगे। सप्रेसर मॉलिक्यूल सीक्रेटेड बाय सप्रेसर सेल आर कॉल्ड एज लिम्फोकाइंस। अच्छा, थर्ड लाइन पे आ जाएं, सेल में ह्यूमरल पे सॉरी, प्लाज्मा बेस्ड एंटीबॉडी बेस्ड कौन काम करेगा? बी सेल। बताएं बी सेल किसका बेटा है? बी सेल के बाप का नाम बताएं, है याद? किसका बेटा है भाई? ये लिम्फोसाइट का बेटा है। किसका भाई है ये टी सेल का भाई है। टी सेल ने क्या काम किया? सेल मीडिएट में। और इसका भाई बी सेल कहां पे काम कर रहा है? प्लाज्मा बेस्ड एंटीबॉडी बेस्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी में। अब तो आप ये भी बताएंगे कि बी सेल को एक्टिवेट किसने किया है? एक्टिवेट करने में रोल किसका है? रोल बताएं मुझे। आप कहेंगे सर मैक्रोफेज का भी रोल है, और कहेंगे उससे भी पहले इंटरल्यूकिन 2 का रोल है, यानी हेल्पर टी सेल का रोल है। हाँ, हेल्पर टी सेल का रोल है। ठीक हो गया भाई। और आप कहेंगे सर कभी कभी ऐसा भी होता है, कैसा होता है भाई? डायरेक्ट पैथोजन आके, सॉरी मैक्रोफेज लिख दिया मैंने, डायरेक्ट पैथोजन आकर अपने आप को दिखा देते हैं, सामने आ जाते हैं किसके? बी सेल के। वेरी रेयर बी सेल इंफॉर्मेशन डायरेक्ट पैथोजन से लेता है। ये एक्सीडेंटली होगा कि बी सेल आया, पैथोजन से टकरा गया और बी सेल उसे पहचान लिया। यहां पे वो मैक्रोफेज का ड्रामा ये नहीं होगा सारा, और ये केस रेयर होगा। बाकी मोस्टली बी सेल आर एक्टिवेटेड बाय मैक्रोफेज एंड इंटरल्यूकिन 2। क्या काम था इंटरल्यूकिन 2 का? बताएं, जल्दी बताएं। इंटरल्यूकिन 2 का काम बताएं। डिवीजन तो ठीक है, बी सेल की डिवीजन कराएगी, वो आगे है, यहां पे बताएं। इंटरल्यूकिन अट्रैक्ट करेगी बी सेल को, जहां पे भी होगा ये वहां पहुंच जाएगा जहां टी हेल्पर सेल ने इंटरल्यूकिन 2 पैदा की है। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा इंटरल्यूकिन होगी। कहां पे? जहां पे हेल्पर टी सेल होगा। हेल्पर टी सेल कहां पे है? जहां पे मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज कहां पे है? जहां पे इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है ना? ओके भाई, रट्टे वाला टॉपिक है, इसीलिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, रट्टा लगवा रहा हूं आपसे अभी, और तकरीबन आपने याद कर लिया है टॉपिक। ये याद नहीं होता इसीलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूं बहुत। अच्छा चलें, अब बी सेल एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने का मकसद क्या है? कमेंट में बताएं। आप कहेंगे, मैं बताता हूं आपके बदले, आप कहेंगे सर इसको इंफॉर्मेशन मिल जाए पैथोजन की। वो डायरेक्ट भी मिल सकती है, मैक्रोफेज भी अपने एंटीजन दिखा सकता है, अपने नहीं पैथोजन के एंटीजन दिखा सकता है। खैर ठीक ठाक, ठीक हो गया। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो मुझे बताएं ये करेगा डिवीजन, और 2 सेल्स में डिवाइड होगा, प्लाज्मा क्लोन सेल्स और मेमोरी बी सेल। अब कौन बताएगा ये डिवीजन करवाना किसका काम भाई? हाँ जल्दी बताएं, ये डिवीजन करवाना किसका काम?
डिवीजन करवाना बी सेल को इंटरल्यूकिन 2 का काम है, इंटरल्यूकिन 2 का काम है। ओके, तो जब मेमोरी बी सेल बनेगा और प्लाज्मा क्लोन सेल बनेगा तो प्लाज्मा क्लोन सेल कितनी एंटीबॉडी पैदा करेगा पर हार? एंटीबॉडीज पैदा करेगा 10 मिलियन से ज्यादा एक हार के अंदर। ये एंटीबॉडी मारेंगे पैथोजन को और जो मेमोरी होगा वो फ्यूचर में रह जाएगा। अब मुझे बताएं इन दोनों में से शॉर्ट लिव्ड कौन सा होगा, बताएं। तो मैं आपको एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर पढ़ाऊं, फिर यहां पे चैप्टर आपका तमाम। प्लाज्मा लॉन्ग लिव्ड है और शॉर्ट लिव्ड है, जल्दी मर जाएगा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके। ये लॉन्ग लिव्ड है, ये बच जाएगा, फिर ये पैथोजन जब भी आया एंटीबॉडी इसको मार देंगी। अब मुझे बताएं टॉप लेवल की इम्यूनिटी कौन सी है? थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में से मोस्ट इफेक्टिव इम्यूनिटी कौन सी है? थर्ड लाइन में से मोस्ट इफेक्टिव इम्यूनिटी कौन सी है? सेल मीडिएट। क्यों भाई सेल मीडिएट? क्यों? जब सेल पैथोजन को देखे फिर पैथोजन को वो डायरेक्ट किल करे। एंटीबॉडी ज्यादा है, ह्यूमोरल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर एंटीबॉडी बहुत सारी हैं, एक ना एक एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी से कहीं ज्यादा है, मिलियंस के तादाद में है। तो एंटीबॉडी के पैथोजन से अटैच होने के चांस ज्यादा हैं या डब्ल्यूबीसी बी सेल के पैथोजन को अटैच होने के चांस ज्यादा हैं? आप कहेंगे सर एंटीबॉडी मिलियंस के तादाद में है। तो एंटीबॉडी वाली इम्यूनिटी पैथोजन को जल्दी ढूंढ लेती है, इसीलिए बी सेल की इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी जो है वो सबसे सुपरफिशियल और सबसे तेज किस्म की, फास्ट किस्म की इम्यूनिटी है। टॉप पे टॉप लेवल की इम्यूनिटी एंटीबॉडी बेस्ड है। ओके, अच्छा, अब हम एंटीबॉडी बेस्ड को ह्यूमोरल क्यों नहीं कह सकते परफेक्टली? ये रीजन बताएं। आप कहेंगे सर ह्यूमर का मतलब है ब्लड में जो इम्यूनिटी पड़ी हो जाए। तो ब्लड में क्या क्या पड़ा होगा? ब्लड में आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी होंगे, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के, इंटरफेरॉन भी होगा तो एंटीबॉडी भी होगी। इसका मतलब ह्यूमोरल में तो इंटरफेरॉन भी आ गए ना, ब्लड में ह्यूमरल में तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी आ गया ना। इसके लिए जो मॉडर्न नेम है ह्यूमरल इम्यूनिटी का वो एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी बेहतर है सबसे। ठीक हो गया? अब आखिरी टॉपिक आपका रहता है जिस टॉपिक का नाम है एंटीबॉडी। व्हाट इज एंटीबॉडी? व्हाट इज एंटीबॉडी? क्या है एंटीबॉडी? हाँ, एंटीबॉडी आर दी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, शुगर और प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल हैं जिनमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसकी टोटल जो शेप है वो वाई लाइक है। एंटीबॉडी की शेप क्या है? वाई टाइप मॉलिक्यूल है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का, और उसके साथ अटैच हुई है शुगर। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन है जो पैथोजन को डायरेक्ट किल नहीं करते। हम कहते हैं पैथोजन को किल करते हैं, इन जनरल सही है बात भाई, मगर एंटीबॉडी का काम है पैथोजन के मेम्ब्रेन पर लगी हुई जो एंटीजेंस हैं उनसे चिपक जाना। ये आपका पैथोजन है और ये उसकी एंटीजेंस हैं और ये आपकी एंटीबॉडी। ये ऐसे अटैच हो गई, ये ऐसे अटैच हो गई, ये ऐसे अटैच हो गई। तो एंटीबॉडी का काम क्या है? पैथोजन पे अटैक करना। कहां पे? एंटीजन से। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाती हैं एंटीबॉडी
एंटीजन कॉम्प्लेक्स, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाती हैं कौन? हमारी एंटीबॉडी पैथोजन के एंटीजन से। ठीक हो गया यहां तक। तो क्या होगा सेल को? जब एंटीजन यानी बैक्टीरिया का नाम गया, एंटीजन जब गया, नाम गया, तो ये बैक्टीरिया अब मूव नहीं कर सकेगा। इधर उधर से सारे एंटीबॉडी ने पकड़ लिया है। एंटीबॉडी सेल को पकड़ लेती हैं पैथोजन को, और पकड़ने के बाद ये कोई सेल थोड़ी एंटीबॉडी के खा जाएंगी इसको। बताएं कौन खाएगा इस पैथोजन को? पकड़े हुए पैथोजन को कौन खाएगा? अब WBC आएगा, भले 1 दिन के बाद आए, 2 दिन के बाद आए, पकड़ा हुआ है पैथोजन। किसने पकड़ा है? एंटीबॉडी ने। तो WBC आएगा। एंटीबॉडी जिस पैथोजन पे अटैच हुए हैं, इस पैथोजन को ये WBC आ गया और इसने इंगल्फ करके इसको खा लिया भाई। ये हो गई इसकी फेगोसाइटोसिस जो कि WBC ने की, और ये एंटीबॉडी ने इसको पकड़ लिया। तो किल किसने किया? हम कहते हैं एंटीबॉडी ने। इन जनरल कहते हैं एंटीबॉडी ने, मगर स्पेसिफिकली देखें तो अगर पूछे फेगोसाइटोसिस किसने की? WBC ने की। ओके, अब मेरी बात सुने। एंटीबॉडी के कितनी चेन्स हैं? 4। उन 4 में से 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। 4, 2 हैवी एंड 2 लाइट। जो हैवी चेन्स हैं उसकी शेप देखें। ये एक हैवी चेन हो गई और ये दूसरी हैवी चेन हो गई। मतलब जो वाई शेप बनाने में रोल है वो किसका है? हैवी चेन का। इसके अलावा 2 और चेन्स हैं जिनको हम कहते हैं लाइट चेन, और ये भी हो गई क्या? लाइट चेन। अब हैवी चेन के भी 2 पार्ट हैं, लाइट चेन के भी 2 पार्ट हैं। हर हैवी चेन के 2 पार्ट, हर लाइट चेन के 2 पार्ट। हैवी चेन के इस पार्ट को लाइट चेन के और हैवी चेन के इस पार्ट को आप कहेंगे क्या? इस पार्ट को आप क्या कहेंगे? वेरिएबल। इसको भी क्या कहेंगे? वेरिएबल। ये वेरिएबल लाइट का यहां तक, और ये वेरिएबल कांस्टेंट का और हैवी का यहां तक। तो ये जो पार्ट है भाई, ये जो डार्क कर रहा हूं, इसका नाम क्या दिया हमने? बताएं जल्दी कमेंट में, क्या दिया नाम इसको? इसको नाम क्या दिया? इसको नाम क्या दिया? वेरिएबल। पार्ट 1, पार्ट 1 वेरिएबल। क्यों? अच्छा, दूसरे का नाम सुने फिर पढ़ेंगे। ये जो पार्ट है इसका और ये जो पार्ट है इसका, लाइट का भी ये पार्ट, हैवी का भी ये पार्ट, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। सी स्टैंड पर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट। ये दूसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट, ये पहला पार्ट। अब एक एंटीबॉडी एक पैथोजन को किल करेगी, जो दूसरी एंटीबॉडी होगी वो दूसरे पैथोजन को किल करेगी, तीसरी एंटीबॉडी तीसरे पैथोजन को किल करेगी। यानी टाइप्स की बात कर रहा हूं। अगर 100 एंटीबॉडी एक ही जैसी हैं तो एक ही पैथोजन को किल करेंगी, दूसरी 1000 एंटीबॉडी एक ही जैसे हैं तो वो 1000 ही एक ही पैथोजन को किल करेंगी।
मतलब एक टाइप एंटीबॉडी का एक पैथोजन को किल करेगा। ये ऐसा हो गया, एंजाइम के जैसा हो गया। एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है। अगर मैं कहूं लिपेज एंजाइम की एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड को निकाल लें, एक्टिव साइट के जो 10 से 12 3 से 12 अमाइनो एसिड उसको निकाल लें। गौर से सुने मेरा सवाल। और उस 12 अमाइनो एसिड की जगह पे एक्टिव साइट सारी निकाल ली, अमाइलेज की एक्टिव साइट डाल लें, तो मुझे बताएं वो लिपेज तौर काम करेगा या अमाइलेज तौर? क्यों भाई अमाइलेज तौर? आप कहेंगे सर अमाइनो एसिड स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं जो को शुगर से, सब्सटेंस से, सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं। आपने लिपेज की एक्टिव साइट निकाल ली, अमाइलेज की डाल ली, भले लिपेज हो, बाइंड तो एक्टिव साइट से करेगा ना, कैटालाइज तो एक्टिव साइट पे करेगा ना। अच्छा मुझे बताएं, सही बात कह रहे हैं आप, मुझे ये बताएं एक्टिव साइट में ऐसा क्या होता है? आप कहेंगे एक्टिव साइट में स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होते हैं और उस पे स्पेसिफिक ग्रुप्स लगे होते हैं जो स्पेसिफिक सब्सटेंस से बाइंड होकर उसको कैटालाइज करते हैं। मैं समझ गया भाई। तो इसका मतलब वेरिएबल में भी अमाइनो एसिड चेंज होंगे और उन पे लगे हुए ग्रुप्स भी चेंज होंगे और जनरली शुगर भी तकरीबन चेंज होंगे। यहां पे जो अमाइनो एसिड हैं, दूसरी एंटीबॉडी के जो अमाइनो एसिड होंगे, इस एंटीबॉडी और इस एंटीबॉडी का ये जो पार्ट होगा, यहां से और अमाइनो एसिड मिलेंगे, इससे और अमाइनो एसिड मिलेंगे, मगर ये जो पार्ट है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसके अमाइनो एसिड की सीक्वेंस देखेंगे या इसके अमाइनो एसिड की सीक्वेंस देखेंगे या इसके अमाइनो एसिड की सीक्वेंस देखेंगे, इसके अमाइनो एसिड की सीक्वेंस इससे देखेंगे, तो ये दोनों सीक्वेंस एक जैसी होंगी। यानी जो एक एंटीबॉडी का दूसरी एंटीबॉडी से डिफरेंस है, क्या वो कांस्टेंट पे है? नहीं भाई, वो तो सेम है, वो है वेरिएबल पे। तो मुझे बताएं कौन सा पार्ट है एंटीबॉडी का वेरिएबल एंड कांस्टेंट में से जो एक्टिव साइट तौर काम करेगा, यानी पैथोजन की एंटीजन से बाइंड करेगा? वेरिएबल। तो मुझे बताएं, ये साइट मैं बना रहा हूं, यहां पे पिंक कलर से ये जो साइट बना रहा हूं, इस साइट को कहते हैं बाइंडिंग साइट। और एक एंटीबॉडी में 2 बाइंडिंग साइट होती हैं वेरिएबल के टॉप पर, और शुगर भी आपका यहां पे अटैच होता है। ठीक है, बस ठीक हो गया। यहां पे ये आपकी एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी अब क्या करेगी, कैसे बनी हुई है? प्रोटीन से बनी हुई है, जीन से बनी होगी, इंफॉर्मेशन होगी एंटीबॉडी बनाने के लिए, मगर वो एंटीबॉडी स्पेसिफिक किसके लिए है वो पैथोजन को डिसाइड करके वहां पे अमाइनो एसिड लगाए जाएंगे। सर वेरिएबल वाला थोड़ा लास्ट वाला रिपीट करें। जो वेरिएबल पार्ट है वो एक एंटीबॉडी का दूसरे एंटीबॉडी से चेंज है। अगर सारे एंटीबॉडी एक जैसे होते, वेरिएबल पार्ट नहीं होता, कांस्टेंट होता, सेम होता, तो एक सारे एंटीबॉडी कितने पैथोजन को मारते? एक ही पैथोजन को मारते, एक ही सेम ही पैथोजन को मारते। अब जो एक एंटीबॉडी इसको, दूसरी उसको, तीसरी उसको, चौथी उसको मार रही है, इसका मतलब है एंटीबॉडी में स्पेसिफिकेशन है और चेंजिंग है। अब मुझे और बताएं, केमिकल कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट की चेंज होगी या वेरिएबल की? कॉन्फ़िगरेशन मतलब अटैच हुए ग्रुप्स, वेरिएबल की। अच्छा मुझे ये बताएं, सेल मीडिएट कैसे थर्ड लाइन में है? थर्ड लाइन में कैसे है? एंटीबॉडी बी सेल थर्ड लाइन में कैसे है? क्यों है? आप कहेंगे सर याद है आपको, हेल्पर टी सेल को बुलाया था मैक्रोफेज ने, क्या क्या क्या?
हेल्पर टी सेल को बुलाया था किसने? हेल्पर टी सेल को बुलाया था मैक्रोफेज ने। तो जब हेल्पर टी सेल को मैक्रोफेज ने बुलाया था तो उस मैक्रोफेज ने एक पैथोजन की इंफॉर्मेशन दी थी। तो ये जो हेल्पर टी सेल है एक पैथोजन को किल करने के लिए 4 सेल बनाएगा। कौन से 4 सेल बनाएगा? ये हेल्पर टी सेल, टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक और सप्रेसर एंड मेमोरी। जब दूसरा मैक्रोफेज दूसरे पैथोजन को मारेगा तो दूसरा मैक्रोफेज दूसरी एंटीजन दूसरे टी सेल को देगा, तो वो दूसरे साइटोटॉक्सिक, सप्रेसर, टी हेल्पर टी सेल और मेमोरी टी सेल दूसरी कैटेगरी के 4 बनाएगा। वो 4 दूसरे पैथोजन को मारेंगे। फिर जब तीसरा पैथोजन, ये मैक्रोफेज सेम नहीं, कोई और मैक्रोफेज तीसरे पैथोजन को मारेगा तो तीसरी एंटीजन होगी और ये तीसरा हेल्पर टी सेल कोई और होगा, नया। तो नए किस्म के सेल बनेंगे। अब मुझे बताएं, साइटोटॉक्सिक को आप ज्यादा से ज्यादा सेकंड लाइन में लेंगे या थर्ड लाइन में लेंगे? बताएं। बहुत स्पेसिफिक है भाई, यहां पे बहुत स्पेसिफिक है, तो ये आ गया थर्ड लाइन में। अच्छा, एक और बात, बाकी ये तो है ही थर्ड लाइन में, सिंपल सी चीज है, मगर मुझे ये बताएं, ये जो एक बी सेल एक्टिवेट हुआ है, ये एक बी सेल डिवाइड होकर 2 किस्म के सेल बनाएगा। जब दूसरा पैथोजन आएगा ये सेम ही बी सेल जाकर एंटीबॉडी बनाने के लिए इंफॉर्मेशन लेके आएगा, या बी सेल भी दूसरा होगा? दूसरा होगा, दूसरा होगा, दूसरी इंफॉर्मेशन लेके आएगा, दूसरे प्लाज्मा और मेमोरी बी सेल बनाएगा, तो दूसरी टाइप की एंटीबॉडी बनेगी। फिर दूसरा, ऐसे आपके बी सेल के टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ऐसे टी सेल के टाइप हैं आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन किलिंग सिस्टम। आज के लिए इतना काफी है। अब भाई बहुत हो गया, थक गया हूं मैं। पूरे 7:30 हो गए। पूरा आधा घंटा हमने पढ़ाया, ले लिया इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश वाला सरभजन साहब अब भागता आएगा, दौड़ता आएगा, लड़ पड़ेगा और धक्के देकर निकाल देगा। निकल जाएं भाई, इतना टाइम आपने लिया, हम क्या करेंगे? ठीक है ना, आज के लिए इतना काफी है, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो।